हेलो कैंपियंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका शिखर बैच में। एक ऐसा बैच जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा बैच है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो है आपको क्रैश कोर्स के फॉर्म में रिवाइज करवाने वाले हैं वो टॉपिक जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। चाहे मैं बात करूं उत्तराखंड बोर्ड की, चाहे मैं बात करूं यूपी बोर्ड की या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की अपवर्तनांक की। आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक तथा आभासी गहराई की। जी हाँ, वास्तविक तथा आभासी गहराई को समझने से पहले मैं आपको कुछ जर्नल डे टू डे लाइफ जो सामान्यतः आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते रहते हैं उन एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जरा एक बार। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब पानी से भरी हुई टंकी का ढक्कन खोलकर आपने देखा होगा तो उसकी तली जो है आपको ऊपर की तरफ उठी हुई नजर आई होगी। या कभी ना कभी आप किसी स्विमिंग पूल के किनारे से अगर गुजरे हों तो आपको दूर से देखने पर लगता है कि ये स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो बहुत कम है। या किसी झील के किनारे या किसी तालाब के किनारे जब आप खड़े हों तो आपको लगता है कि ये कम गहरा है, लेकिन वास्तव में उसकी जो गहराई होती है वो उतनी कम नहीं होती जितनी आपको दिख रही है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो इसकी जो मुख्य वजह है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वास्तविक और आभासी गहराई के बीच में किस तरह से संबंध है और ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी पानी की टंकी को या किसी झील या तालाब को देखते हैं तो हमें उतना गहरा नजर नहीं आता जितना कि वो वास्तव में है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ, यानी कि हिंदी में कहें आभासी एवं वास्तविक गहराई के बीच एक संबंध। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर टैंक यहां बना लेते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है वास्तविक एवं आभासी गहराई। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वास्तविक एवं आभासी गहराई। वास्तविक एवं आभासी गहराई। आभासी गहराई। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। तो समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं पहले। तो एक पानी की टंकी बना ली जाए, एक वाटर टैंक बना लिया जाए। तो क्योंकि देखो ऑप्टिक्स में क्या होता है, रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रे डायग्राम समझ में आ गया तो आधी ऑप्टिक्स तो आपको वहीं पर समझ आ जाती है। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी अगर आप पढ़ रहे हो और आपको डायग्राम जो है समझ में आ जाए तो कहना ही क्या, फिर तो बात में जो है मजा आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि पानी की टंकी जो है इतनी भरी हुई है। अब भैया पानी की टंकी है तो मैं तो पानी ही भरने वाला हूं। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर शहद भर दीजिए। नहीं भैया, पानी की टंकी है तो हम तो पानी ही भरने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा सिक्का, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तली में यहां पर इस तरह से है। ठीक, और हम देख कहां से रहे हैं? हम बाहर से उसको देख रहे हैं। तो अगर मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। प्रकाश की एक किरण बिल्कुल सीधा इस तरीके से जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो लंबवत प्रकाश, अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत जाती है तो वो सीधी इस तरह से निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश किरण तो हमने बिल्कुल सीधी बना दी। ठीक है, तो यानी कि इसमें तो कोई विचलन नहीं हुआ। अब आप कहेंगे सर आपने नीचे से ऊपर क्यों बनाया, आप ऊपर से नीचे क्यों नहीं बना रहे? याद रखना, देखो जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो उस चीज को हम वस्तु कहते हैं, और जब भी रे डायग्राम बनाया जाएगा तो प्रकाश की किरणें वस्तु से चलेंगी। ठीक है, मतलब जिसको आप देख रहे हो, मान लो आप मुझे देख रहे हो ना फिलहाल, तो प्रकाश की किरण मुझसे चल के आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो हमें देखना किसको है? इस वस्तु को देखना है। तो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण इस तरह से चली गई। एक प्रकाश की किरण थोड़ा सा हम तिरछा भेजने वाले हैं।
अब आप कहोगे सर तिरछा क्यों भेज रहे हो, क्योंकि देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, आपको कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो ये किरण जब यहां टकराई, तो यहां टकराने के बाद अब यहां परावर्तन होने वाला है या अपवर्तन होने वाला है। भाई अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि यहां पर एक अभिलंब मैंने डाल दिया, एक नॉर्मल मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है, तो इस तरह से दूर हट गई। अब आप देखिए और मुझे बताइए, क्या ये दोनों प्रकाश की किरण कभी आपस में प्रतिच्छेद कर पाएंगी वास्तविक रूप से? तो आप कहेंगे ये तो संभव नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये प्रकाश की किरण इस तरह जा रही है और ये प्रकाश की किरण इस तरह जा रही है, तो क्या इन दोनों की के लिए पॉसिबिलिटी है कि कभी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब की स्थिति को जानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस रे डायग्राम को, इस प्रकाश की किरण को पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो काल्पनिक तौर पर यहां पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, और इस प्रतिबिंब का नाम हम लोग आई रख देते हैं। तो जितना ये गहराई शुरुआत में थी, इस गहराई को हम आरडी कहते हैं। आरडी मतलब रियल डेप्थ, यानी कि वास्तविक गहराई। और जहां आपको अभी दिख रहा है इसको हम एडी कहते हैं। एडी का मतलब होता है आभासी गहराई, यानी कि एपरेंट डेप्थ बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, तो इसीलिए इसका सिंबल जो है एडी है। तो ये एडी हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है, ये एडी यानी कि आपकी आभासी गहराई। तो रे डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ गया? आप देख कहां से रहे हो, हम लोग यहां से देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारी आंखें हैं, ठीक है। इस आंखें तो वैसे नीली होती हैं लेकिन मैं सफेद बना रहा हूं, तो आप नाराज मत होना, ठीक है। ये सोच लो कि ये बुढ़ापे में आंखें सफेद हो गई हैं चलो कोई बात नहीं। अब हमें संबंध चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। किस किस के बीच में एक रिलेशन चाहिए? हमें एडी और आरडी के बीच में एक रिलेशन डराइव करना है, ऑब्टेन करना है। तो मान लेते हैं कि जो आपतन कोण है, ये वाला कोण, ये आपतन कोण आई है। अगर ये कोण आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। और ये आपका जो है अपवर्तन कोण है आर, तो ये वाला कोण भी आर होगा। मैं इन 2 पॉइंट के कुछ नाम रख देता हूं ताकि डेरिवेशन को अच्छे से समझ ले। मान लो ये वाला पॉइंट आपका ए था और ये वाला पॉइंट आपका बी था। इतना डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कि ये रे डायग्राम मैंने किस तरीके से बनाया है। अब मैं यहां पर स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करने वाला हूं, लेकिन स्नेल्स लॉ के लिए मुझे साइन आई चाहिए और साइन आर चाहिए। तो जब तक मैं साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहां पर नहीं लिखूंगा, तब तक मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप 2 ट्राइंगल पे जरा नजर बनाएं। पहला ट्राइंगल है ए आई ए ओ बी, या आप बोल सकते हैं ए बी ओ, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए ओ बी। सो ए ओ बी त्रिभुज में, ए ओ बी त्रिभुज में, ए ओ बी त्रिभुज में अगर आप नजर डालें तो ए ओ बी त्रिभुज कुछ इस तरह से देखने में है। ये देखिए ए ओ बी त्रिभुज आपका कुछ इस तरह से है। तो मैं इसको अलग से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस त्रिभुज में ये वाला एंगल आर है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, और ये जो ओ बी है इसको हम आर डी कह रहे हैं, यानी कि ये रियल डेप्थ है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं यहां इस त्रिभुज में आपसे बोलूं तो ये कोण 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा? ये कर्ण हो गया, ठीक है। आर के सामने ये क्या हो गया? ये लंब हुआ, ठीक है। और जो तीसरी भुजा बची वो आपकी आधार बची। तो अगर मैं यहां पर साइन आई की वैल्यू लिखना चाहूं, अच्छा ए ओ बी, सॉरी यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर आई आएगा, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये जो एंगल होगा वो आपका आई होगा, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आई होगा ये एंगल, ठीक है। तो अगर मैं यहां से साइन आई की वैल्यू लिखना चाहूं तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा? भाई साइन आई की अगर हम बात करेंगे तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब की वैल्यू कितनी है? ए बी, और कर्ण की जो वैल्यू है वो क्या है? ओ बी है। तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया। अब उसी तरह से आप ये वाला त्रिभुज देखिए, ए आई बी त्रिभुज। तो ए आई बी त्रिभुज देखेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज ए आई बी में,
तो त्रिभुज AIB में आप देखिएगा ध्यान से, तो इस त्रिभुज को मैं इस तरह से बना देता हूं, ये आपका A है, ये आपका B है, और नीचे जो है ये आपका I है। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरीके से बना देते हैं इसको आपके लिए, ये I पॉइंट है, और ये त्रिभुज इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका R है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको साइन I आपने निकाल लिया, अब साइन R निकाल लीजिए। तो साइन R की जो वैल्यू होगी, साइन R की वैल्यू वो होगी आपकी, लंब कितना होगा इसमें AB, और जो आपका कर्ण होगा वो होगा IB। तो दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, साइन I भी आपके पास है और साइन R भी आपके पास है। तो क्यों ना दोनों का रेशियो निकाला जाए। तो दोनों का रेशियो अगर निकाल लिया जाए, तो अगर मैं लिखना चाहूं साइन I अपॉन साइन R, तो देखिए क्या होने वाला है, साइन I की वैल्यू क्या है, साइन I की वैल्यू है AB अपॉन OB, और साइन R की जो वैल्यू है, यानी कि साइन R से आप भाग दे रहे हैं तो उसका उल्टा जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा IB अपॉन AB। तो ये देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू IB अपॉन OB। इसको बचा के रख लें, मान लेते हैं कि ये हमारी पहली समीकरण है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके निकाला। आप देख लीजिए, मैं फुल स्क्रीन व्यू आपको दे देता हूं, आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे हमने उसको सॉल्व करके जो है आंसर तक पहुंचे हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से इसको देख लिया होगा, दोनों इक्वेशंस साइन I और साइन R, और फिर हमने उनको भाग दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं यहां पर एक अजम्पशन लेने वाला हूं, मतलब एक अजम्पशन को हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज मानने वाले हैं, ठीक है, कि ये जो I और R एंगल हैं ये वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते जितना कि आपको डायग्राम में यहां दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे, जैसा कि हमें लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी में, क्या लिखना होगा, जैसा कि I तथा R, जैसा कि I तथा R बहुत छोटे हैं, I तथा R बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तब देखो, अब वापस से डायग्राम पे लेके चलता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर I और R बहुत छोटे हैं, तो बच्चा अगर ये वाला एंगल छोटा होगा, देखिए ये ट्रायंगल यहां समझो, ये एंगल जैसे जैसे आप छोटा करते रहेंगे तो ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप I और R को बहुत छोटा लेंगे तो OB जो है वो OA के इक्वल हो जाएगा, और IB जो है वो IA के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि हम लिखना चाहेंगे कि जो OB है हमारा, ठीक है, OB जो है लगभग बराबर होगा किसके, OA के, और जो हमारा IB है वो IB लगभग बराबर होगा किसके, IA के। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो OA क्या है, OA हमारा वास्तविक गहराई है, और IA क्या है, ये हमारा आभासी गहराई है। तो यानी कि समीकरण 1 का रूप यहां बदल जाएगा। तो बात करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, ठीक है, आप देखिए साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर था, ये था IB अपॉन OB के बराबर। तो IB की जगह पर आपने क्या रख दिया, IB की जगह तो AD रख दिया, ठीक है सर, और साइन R, ठीक है, अब साइन नीचे क्या था साइन R में, देखिए, ठीक है, साइन R यहां क्या था, OB था, तो OB की जगह पे आपने क्या रख दिया, RD रख दिया। तो ये समीकरण नंबर 2 फिलहाल बन चुकी है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब स्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है, स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम अनुसार क्या होगा। अब आइए मैं आपको स्नेल लॉ लगाना सिखाता हूं पहले तो, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते, स्नेल लॉ नहीं लगा पाते। देखिए, ये मान लेते हैं कि सघन माध्यम था, इसका अपूर्णांक μ2 था, और ये विरल माध्यम था, इसका अपूर्णांक μ1 था। जब भी आप स्नेल का नियम प्रयोग करें
तो एक बात दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, कौन सी बात, कि आपका जो रे है, यानी कि जो आपकी जो प्रकाश की किरण है, वो जा कहां से रही है, वो जा रही है म्यू2 माध्यम से, और म्यू2 माध्यम में कितना कोण बनाया है, आई। तो इसलिए आपको स्नेल का नियम हमेशा याद करो, इसी तरह रखना है कि म्यू2 माध्यम से गई और वहां कोण बनाया आई, तो साइन आई बराबर, और गई कहां, म्यू1 माध्यम में गई तो म्यू1, और वहां कितना कोण बनाया, वहां कोण बनाया आर, तो ये हो जाएगा साइन आर। तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर मिल सकता है आपको, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन म्यू2। लेकिन ये बात कुछ अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है विरल माध्यम के सापेक्ष। तो ये म्यू1 को आप नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू2 अपॉन म्यू1 हो जाएगा, म्यू2 अपॉन म्यू1, इस तरह से इसको लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हुआ अपवर्तनांक किसका, दो माध्यम का, किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष। तो ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आप जरा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 पर एक बार नजर बनाएं। क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल, वास्तव में दोनों बराबर है, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड साइन आई अपॉन साइन आर है और इसका भी लेफ्ट साइड साइन आई अपॉन साइन आर है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं एक बार, तो बराबर कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, इंप्लाइज एडी अपॉन आर डी, ठीक है, एडी बटे आर डी बराबर किसके हुआ, बराबर हुआ 1 अपॉन 1 म्यू2। यानी कि यहां आपको आभासी गहराई मिल चुकी है, सो आभासी गहराई एडी बराबर क्या होगा, 1 अपॉन 1 म्यू2 गुणा गया वास्तविक गहराई। तो ये संबंध हम लोगों ने स्थापित कर दिया किस किस के बीच में, वास्तविक तथा आभासी गहराई के बीच में। इससे हमें पता चलता है, अर्थात, ठीक है, देखो बेटे मैं उसी तरीके से करके दिखा रहा हूं जैसे बोर्ड में एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जब आप सुंदर तरीके से लिखेंगे तो नंबर भी सुंदर ही मिलेंगे आपको। तो हम लिखेंगे अर्थात जो आभासी गहराई है, अर्थात आभासी गहराई, अर्थात आभासी गहराई छोटी होती है किसकी तुलना में, वास्तविक गहराई की तुलना, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि वास्तविक गहराई की तुलना में जो आभासी गहराई होती है वो छोटी होती है। बात पक्की हो गई, ठीक है, ये आपको यहां तक डेरिवेशन करना है। लेकिन एक बात साथ ही साथ आप याद रखें कि अगर हम ये देखना चाहें कि वस्तु की स्थिति में कितना अंतर यहां देखने को मिल रहा है, यानी कि वस्तु पहले यहां पर थी, अब आपको वस्तु यहां पर दिखाई दे रही है, तो अगर मैं आरडी में से एडी को माइनस करूं तो उस चीज को हम कहते हैं शिफ्ट, यानी कि उस चीज को हम लोग कहते हैं विस्थापन, ठीक है। तो कितना विस्थापन हुआ, तो हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, ठीक है, स्टार लगा के लिख सकते हैं हम यहां पर, ठीक है, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, ठीक है, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, कि वस्तु कितना विस्थापित हो गई है अपनी स्थिति से, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको शिफ्ट कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। तो वस्तु की स्थिति में विस्थापन को हम डेल्टा एक्स कहेंगे। तो ये डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा वास्तविक गहराई, वो होगा वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, ठीक है, और माइनस कर देंगे इससे क्या, आभासी गहराई। इन दोनों का अंतर हम लोग यहां पर लिख लेंगे एक बार, ठीक है, आभासी गहराई। अभी अभी हम लोगों ने सूत्र बनाया है, उस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। सूत्र क्या बनाया था हमने, कि जो हमारी आभासी गहराई है उसके बारे में तो हमें पता है, तो इसको मैं आर डी लिख देता हूं, ठीक है, माइनस का ए डी लिख देता हूं ताकि हम समझ पाए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बनाया था, तो यानी कि डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डी, और ए डी के लिए फॉर्मूला बनाया था 1 अपॉन म्यू, अब म्यू इसको वैसे तो 1 म्यू2 है, म्यू लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणा गया आर डी, आर डी कॉमन ले लीजिए। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू आर डी, और अगर ये गहराई डी हो तो आप आर डी की जगह पे डी भी लिख सकते हैं। तो
तो ये सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि वास्तविक तथा आभासी जो गहराई है उनके बीच में संबंध कैसा है और आपको क्यों जो है आभासी गहराई कम नजर आती है वास्तविक गहराई की तुलना में। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे किरण प्रकाशिकी के कुछ और सवालों की। ठीक है, तो डेरिवेशन भी इस सीरीज में आपको मिलेगा शिखर बैच में। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे और छोटे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो अगर आप हिंदी माध्यम से जो है संबंधित हैं या आप बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं या देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी और आने वाली वीडियो जो आपको मिलेगी, ठीक है, वो आपको दीपावली की छुट्टियों के बाद आपको मिलेगी। और साथ ही साथ दीपावली को बड़े अच्छे से मनाएं, खुश रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद छात्रों तक इस वीडियो लिंक को अगर आप शेयर करते हैं तो आपका ये हमारे ऊपर जो है एक बहुत बड़ा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आभार तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपका जो साथ है, आपका जो सपोर्ट है, उसके बदौलत हम इस प्लेटफॉर्म को और अच्छे से जो है आगे ले जाएंगे ताकि बच्चों के लिए ये एक मददगार साबित हो और आने वाली परीक्षाओं में वो अच्छे अंक से अपनी परीक्षा पास करें। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।